कहानी का आगाज होता है एक खामोश सी इम्तिहान गाह से, जहां 8 चेहरे बैठे हैं मगर उनके पीछे 8 अंधेरे जिंदा हैं। हर एक के सामने एक सफेद वक्त है और उसकी सफेदी पर सिर्फ एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी किसी को मालूम नहीं। फिर इन्विजिलेटर कवायद सुनाते हैं, गार्ड से बात की, ख्वाब खत्म, पेपर को खराब किया, इम्तिहान खत्म और कमरे की सरहद पार की, कहानी खत्म। यहाँ हर गलती की सजा है, हर हरकत पर नजर है और हर सांस पर वक्त का पहरा है। आखिर में इन्विजिलेटर पूछता है कोई सवाल, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा उतरता है, जैसे किसी ने कमरे के रूह पर उंगली रख दी हो। और फिर इम्तिहान शुरू होता है। 8 लोग अंदर आए थे। इस कमरे से बाहर सिर्फ वही निकलेगा जो अपने अंदर के अंधेरे से जिंदा बच पाएगा। सबने अपने अपने वक्त पलट कर देखे, मगर वक्त पर सवाल नहीं था, सिर्फ सफेदी थी, एक बेरहम बेहिस सफेदी। 8 चेहरे एक दूसरे को देख रहे थे, 8 जहन एक ही सवाल में उलझे थे। ये कैसा इम्तिहान है जहां सवाल ही नहीं। खामोशी गहरी थी, इतनी गहरी कि कलम की नोक भी कागज को छूने से घबरा रही थी। लेकिन तब एक मोहतरमा ने खामोशी से बगावत कर दी। उन्होंने कलम उठाया और उस बेसवाल सफ़े पर स्याही का पहला कतरा उतारा। आई बिलीव आई डिजर्व दिस, बस इतना लिखना था। अगले ही लम्हे गार्ड उसके सामने था। ना कोई बहस, ना कोई दलील, ना कोई दूसरा मौका। एक शख्स कम हुआ और इम्तिहान का ख्वाब बढ़ गया। दरवाजा खुला, उसे बाहर निकाल दिया गया और बाकी सबकी उंगलियों से जैसे कलम ही नहीं, हौसला भी फिसल गया। अब कोई कुछ भी नहीं लिख रहा था, क्योंकि अब सवाल से ज्यादा गलती का ख्वाब था। कहीं एक लफ्ज, एक निशान, एक बेइरादा लकीर और फिर डिस्क्वालीफाई। कमरा फिर से खामोश था, मगर इस बार ये खामोशी खाली नहीं थी। इसमें खौफ था, शक था और एक अनजाना सा राज था। फिर एक शख्स ने उस सन्नाटे की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ दिया। वो बात करने लगा और हैरत, गार्ड ने उसे रोका नहीं। तो गुफ्तगू का दरवाजा खुल गया। लेकिन नाम कहां से आते? क्वेश्चन पेपर पर किसी का नाम था ही नहीं, सिर्फ कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3। जैसे इन लोगों ने अपनी पहचान भी इस कमरे के बाहर जमा कर दी हो। मजबूरन उन्होंने चेहरों को नाम देना शुरू किया। किसी को व्हाइट, किसी को ब्लैक, किसी को ब्राउन, किसी को ब्लॉन्ड, तो किसी को ब्रूनेट, तो किसी को डार्क। अगर ये डार्क है तो मैं ब्लैक होल हूँ, कसम से। फिर जो सबको नाम दे रहा था व्हाइट, उसकी नजर तुम पर जा टिकी, जो अब तक बिल्कुल खामोश हो। ना किसी के गुफ्तगू में दखल, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस बैठे हो। जैसे इस शोर के बीच खामोशी का एक जिंदा टुकड़ा। वो तुम्हें देखता है और कहता है तुम डेफ और यू। 7 अजनबी, 7 चेहरे और 7 बेनाम किरदार एक दूसरे को दिए हुए उन अजीबोगरीब नामों के साथ इस इम्तिहान की कहानी में आगे बढ़ते हैं। मगर उन्हें क्या खबर कि जिस सवाल को वो कागज पर ढूंढ रहे थे, वो सवाल कागज पर था ही नहीं। वो तो उनके बीच बैठा था। व्हाइट अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठती है, लेकिन गार्ड उसे नहीं रोकता। और तब इस खामोश इम्तिहान की पहली गिरा धीरे धीरे खुलने लगती है। इन्विजिलेटर ने जो मना किया था, शायद उसके सिवा हर चीज जायज थी। कुर्सी से उठना, बात करना, कमरे को खंगालना, बस एक चीज हर हाल में जरूरी थी, सवाल का पता लगाना, क्योंकि वक्त रुकता नहीं। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी के बदलते हुए डिजिट्स जैसे हर पल उनकी उम्मीद का एक टुकड़ा निगल रहे थे। वक्त घट रहा था, मगर राज नहीं खुल रहा था। किसी के जहन में ख्याल आया, शायद सवाल इस कागज पर लिखा नहीं, छुपाया गया है। तो एक एक करके कागज रोशनी के सामने उठाए गए। सफेद वक्त रोशन हुआ, मगर उसमें छुपा हुआ कोई राज रोशन ना हुआ। ना लफ्ज, ना लकीर, ना सवाल, सिर्फ सफेदी। व्हाइट तुम्हारा पेपर भी उठाता है, क्योंकि तुम तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उसे रोशनी में रखता है, पलटता है, दोबारा देखता है, मगर तुम्हारे वक्त पर भी खाली खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। तब ब्लैक के जहन में एक और दरवाजा खुलता है। शायद ये कागज आम रोशनी में अपना राज नहीं दिखाता, शायद अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड किसी ऐसी रोशनी की जरूरत है जो आंखों को नहीं, छुपे हुए लफ्जों को देख सके। मगर सवाल था, ऐसी रोशनी मिलेगी कहाँ? तब ब्लॉन्ड की नजर दीवार पर ठहर जाती है। वहाँ एक लाइट सोर्स था, मगर बेजान, बंद और उससे भी अजीब, उसे जलाने की कोई स्विच नहीं था। ब्लैक ने अंदाजा लगाया, शायद ये इमरजेंसी लाइट्स है, और इमरजेंसी तभी आएगी जब कमरा खुद इमरजेंसी बन जाए। ख्याल खतरनाक था, मगर वक्त उससे भी ज्यादा खतरनाक। फिर एक एक करके सारे लाइट्स तोड़ दिए जाते हैं। कांच बिखरने लगता है, रोशनी मरने लगती है और एक लाइट बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर था, उसे भी तोड़ दिया जाता है। मगर तुम्हारे चेहरे पर ना हैरानी, ना गुस्सा, ना कोई हरकत, जैसे शोर तुम तक पहुंचता ही नहीं, जैसे दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द टूट सकती है, मगर तुम्हारी खामोशी
खामोशी नहीं। आखिरकार कमरा अंधेरे में डूब जाता है और फिर दीवारों पर लगी इमरजेंसी लाइट्स एक एक करके जल उठती है। अंधेरे के सीने में उम्मीद की हल्की सी लकीर पड़ती है। सब फिर से कागज उठाते हैं, उस नई रोशनियों के सामने अपनी वक रखते हैं और इंतजार करते हैं शायद अब सवाल अपना चेहरा दिखा दे, मगर कुछ नहीं। ना सवाल, ना इशारा, ना कोई जवाब। एक और उम्मीद उसी सफेद कागज पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन तभी उन्हें इमरजेंसी लाइट्स के अंदर एक और स्ट्रिप नजर आती है, एक और रोशनी, जैसे अंधेरा खुद अपने अंदर एक और रास्ता छुपा कर बैठा हो। उसे भी तोड़ दिया जाता है और फिर रोशनी बदल जाती है। सबकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद जागती है। कागज उठते हैं, रोशनी पड़ती है, नजरें टिकती है, मगर फिर वही खालीपन, जैसे सवाल उनके सामने होकर भी अपना चेहरा छुपा रहा हो। और तुम तो वैसे भी उसकी इश्क में कुछ यूं अंधे हो गए थे कि रोशनी बदलती रही, दुनिया बदलती रही, मगर तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। रोशनी ने हार मान ली, मगर कागज ने अपना राज ना खोला। तो जहन ने एक और दरवाजा खटखटाया। अगर रोशनी से नहीं तो लिक्विड से, मगर लिक्विड था कहाँ? और अगर मिल भी जाता तो कागज को भिगाना, कागज को बिगाड़ना, कागज को फना करना, डिस्क्वालीफाई। फिर व्हाइट को कायदे के लफ्जों में एक बारीक सी दरार नजर आई। अपना कागज बर्बाद करो तो डिस्क्वालीफाई, लेकिन दूसरे का कागज। वो खाली कुर्सी के पास जाता है, उस मोहतरमा की पेपर उठाता है जिसे इम्तिहान पहले ही निकाल चुका था, और फिर एक ऐसी हरकत करता है जो इस पूरा सरार इम्तिहान की सारी संजीदगी पर एक गंदी लकीर खींच देती है। पेशाब। कागज फेंकता है, मगर राज नहीं, स्याही नहीं फैलती, क्योंकि स्याही थी ही नहीं। ना लफ्ज उभरे, ना निशान, ना सवाल, बस एक भीगा हुआ कागज और एक और मरी हुई उम्मीद। और तब डिजिटल घड़ी के बदलते हुए नंबर्स जैसे उनके खिलाफ फैसला सुना रहे थे। आधा वक्त जा चुका था, आधा, मगर सवाल अब भी उतना ही खामोश था। 7 लोग थे, मगर अब 7 रास्ते थे। एक आइडिया, फिर दूसरा, एक शक, फिर तीसरा, और हर सोच के पीछे एक और मिनट खामोशी से कत्ल होता रहा। वो सवाल को नहीं ढूंढ रहे थे, वो एक दूसरे की आइडियाज को गलत साबित कर रहे थे। किसी को अपनी अकल पर नाज था, किसी को दूसरे की अकल पर शक, और वक्त किसी का नहीं था। वो बस डिजिटल स्क्रीन पर अपने नंबर्स बदलता रहा, बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रंगों की तरह। आज मूड ठीक है तो कल पता नहीं। जैसे किसी बेहिस कातिल की उंगलियां एक एक करके जिंदगी के पन्ने पलट रही हो, और सामने वही कागज सफेद, बेजुबान, बेगुनाह सा नजर आता हुआ, मगर उन सब की बर्बादी का सबसे खामोश गवाह। तभी इस घने सन्नाटे के सीने से तुम्हारी दबी हुई आवाज निकलती है, फ्रेंच में, सब कुछ सामने है, बस गौर से देखना है, क्योंकि असली खेल देखने में ही छुपा है। तुम्हारी बात में अजीब सा सुकून था, जैसे तुम सवाल नहीं, सवाल के पीछे की सन्नाटा पढ़ रहे हो। लफ्ज कम थे, मगर मतलब गहरा। मगर व्हाइट को यह फलसफा बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके लिए वक्त गजल नहीं था, घड़ी के बदलते हुए नंबर्स थे, और तुम्हारी हर बात उसे जवाब से ज्यादा एक और पहेली लग रही थी। ब्राउन के जहन में एक ख्याल उभरता है, कहीं यह इम्तिहान है ही नहीं, कहीं यह सिर्फ कोई खेल तो नहीं। शीशे के उस पार कुछ दौलतमंद बाप के बिगड़े हुए बॉडीज बैठे हो, हाथ में दाव, आंखों में तमाशा, और सामने हम सब। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और कौन सबसे पहले टूटेगा? मगर डाक को यह कहानी कुछ और ही सुनाई देती है। उसके लिए इतनी सारी मालूमात सिर्फ मालूमात नहीं थी, हर जुमला एक इशारा था, हर इशारा एक राज, और हर राज किसी गहरी तह की तरफ। कुछ साल पहले एक वायरस ने दुनिया की सांसों पर अपनी पहरा बैठा दिया था, फिर एक कंपनी ने उसकी दवा बना दी। दवा कामयाब हुई, और कंपनी कामयाबी से दौलत तक, दौलत से शोहरत तक, और शोहरत से $80 बिलियन तक। नाम था बायोग, लेकिन बायोग का सबसे बड़ा राज उसकी दौलत नहीं, उसका CEO था। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सामने कभी आता ही नहीं था, ना तस्वीर, ना मुलाकात, बस एक साया। तो अगर शीशे के उस पार कोई इन सब को देख रहा था तो मुमकिन था वो वही हो, और अगर वो वही था तो शायद इन 8 लोगों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया था, उसे एक असिस्टेंट चाहिए था। कम से कम अब तक कहानी इतनी ही समझ आ रही थी, मगर हर राज के नीचे एक और राज सोता
होता है और इस इम्तिहान में वो नींद अब टूट रही थी। ब्रूनेट की कहानी सामने आती है। वो यहाँ कैरियर बनाने नहीं आई थी, वो किसी को बचाने आई थी। उसकी पार्टनर उसी वायरस की गिरफ्त में था और बायोर्ग अपने एम्प्लॉयज को एंटीडोट और वायरस सप्रेसर देती थी, मगर उस दवा की कीमत इतनी थी कि किसी के लिए जिंदगी भी लग्जरी बन गई थी। अब इस कमरे में हर शख्स के पास सिर्फ एक वजह नहीं थी, किसी के पास मजबूरी थी, किसी के पास लालच और किसी के पास राज और किसी के पास किसी अपने की सांस। और जैसे जैसे वक्त की डिजिटल धड़कन कम होती जा रही थी, कहानी भी सवाल से निकलकर राज की उन गहरी तहों में उतरती जा रही थी जहां जवाब से पहले इंसान की असली चेहरा नजर आता है। ब्रूनेट उठती है, कदम धीमा, इरादा गहरा, और पहुंचती है गार्ड के करीब। मगर कायदा गुफ्तगू मना थी तो जुबान खामोश रही और उंगलियां बोल उठी। हाथ गार्ड की जेब में गया और वहां से निकला एक लाइटर, छोटी सी चीज, मगर इस वक्त हर छोटी चीज में एक बड़ी उम्मीद थी। फिर जहन में एक खुराफाती ख्याल खिलता है, आग बुझाने वाली पाइपलाइन। शायद उनमें कोई ऐसा लिक्विड हो जो कागज की खामोश स्याही को जुबान दे दे, जैसे किसी पुराने तस्वीर को केमिकल छू जाए और धुंध से चेहरा निकल आए। ब्रूनेट लाइटर को सेंसर के पास ले जाती है। एक चिंगारी, एक इंतजार और फिर कुछ भी नहीं, ना शोला, ना शोर, ना कोई राज। इधर बाकी सब अपनी अपनी जगह सिमट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पाइप से पानी निकलेगा या कोई ऐसा जहर जो सीधा पिछवाड़ा तक जला दे। तुम टाइमर के करीब जाते हो, डिजिटल डिजिट्स को देखते रहते हो। वक्त बदल रहा था मगर तुम्हारी नजर नहीं। इधर लाइटर हार गया तो वाइट एक कागज मोड़ता है, ब्रूनेट को देता है और आग सफेद की गर्दन पकड़ लेती है। जलता हुआ पेपर सेंसर के सामने जाता है और फिर छत से आग उतरती है। उसमें से गिरती हर बूंद एक उम्मीद थी। ब्लैक एंड व्हाइट अपने अपने पेपर्स को उस बरसात के नीचे लेकर खड़े होते हैं। उम्मीद आंखों में, खौफ सांसों में और सवाल दिल में। क्या अब राज उभरेगा? मगर नहीं, लिक्विड आई, पेपर भीगा और सवाल फिर भी बेजुबान। ब्लैक लिक्विड को देखता है, एक पल, दो पल, फिर हंसकर कहता है यह केमिकल नहीं सिर्फ पानी है। और एक और तजुर्बा तकदीर के नाम नाकाम लिख दिया गया। लेकिन अब ब्रूनेट अपनी टेबल की तरफ देखती है, पेपर गायब। उसकी आंखों को देखिए, कितनी ज्यादा खौफ है। फिर वो अपने हाथों में देखती है वो पेपर जिसे उसने जलाया था, और ये दरअसल उसी का पेपर था जो व्हाइट ने जानबूझकर उसे दिया था, और अनजाने में उसने अपना ही पेपर जला दिया। कायदा साफ था, अनजान हो या जानबूझकर, पेपर बर्बाद तो इम्तिहान बर्बाद। गार्ड आता है, दरवाजा खुलता है और ब्रूनेट बाहर। जाते जाते व्हाइट के नाम गालियों का एक ऐसा अफसाना छोड़ जाती है जिसमें गुस्सा भी था और बेबसी भी, और अपनी ही गलती का थोड़ा सा अफसोस भी। दरवाजा बंद होता है और कमरा फिर खामोश। मगर अब ये खामोशी पहली जैसी नहीं थी, क्योंकि हर नाकामी के साथ वक्त कम हो रहा था और हर कम होती सांस के साथ राज और गहरा। कमरे की बेजान सन्नाटे को तुम्हारी सिसकी अचानक तोड़ देती है, धीमी, दबी, टूटी हुई, जैसे खामोशी के सीने में किसी ने दरार खींच दी हो। शायद तुम टूट रहे थे और व्हाइट ने उसी दरार में अपनी उंगली रख दी। वो तुम्हारे पास आता है, लफ्ज नरम, लहजा मीठा, मगर बातों के अंदर मकड़ी की स्याही। वो तुम्हें समझाता है, बहलाता है, तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ करता है और धीरे धीरे तुम्हारी सोच की दहलीज पर अपना कब्जा जमा लेता है। फिर तुम अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ देते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइट के कहने पर उस कागज को अपने ही मुंह में भी डाल देते हो, जैसे कागज नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी तुम्हारे मुंह में ठूस दी गई हो। अगले ही लम्हे गार्ड वो तुम्हें उठाता है, दरवाजा खुलता है और तुम इस इम्तिहान से बाहर कर दिए जाते हो। तुम चले जाते हो मगर तुम्हारा चश्मा वही रह जाता है। और व्हाइट अब उसकी हरकतें सबकी सब्र को छीलने लगी थी। डाक उसके सामने खड़ी होती है, बहस शुरू होती है, मगर डाक सिर्फ बहस नहीं कर रही थी, वो व्हाइट को पढ़ रही थी, इंसानी रवैये की माहिर नजर से। उसकी चाल, उसका लहजा, उसका झूठ सबको तोड़ रही थी। व्हाइट को यह पसंद नहीं आया। उसने डाक पर भी लफ्जों का तीर चला दिया, उल्टा, सीधा, जहरीला, और फिर ब्लैक का सब्र एक पल में राख हो गया। एक मुक्का, व्हाइट की आंखें पलके झपकाती है, जिस्म ढीला पड़ता है और वो बेहोशी की गोद में गिर जाता है। ब्लैक और ब्राउन उसे उठाते हैं, कुर्सी से बांध देते हैं और उसके मुंह से उसके मुंह में ठूस देते हैं, ताकि जो जुबान सबको काट रही थी वो थोड़ी देर तक खामोश रहे। डार्क और ब्लैक व्हाइट को कमरे से बाहर निकालना चाहते थे, मगर ब्लॉन्ड की आवाज उन्हें रोक देती है। इनविजिलेटर ने कहा था जो खुद इस कमरे से बाहर जाना चूज करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। सब रुक जाते हैं क्योंकि व्हाइट खुद बाहर नहीं जा रहा था, उसे बाहर निकाला जा रहा था। सामने डिजिटल टाइमर अब भी चल रहा था, डिजिट्स बदल रहे थे, वक्त
ढल रहा था और इस कमरे में एक बात धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। इम्तिहान सवाल का नहीं था, इम्तिहान इंसान का था। ब्लैक ने एक आखिरी चाल चली, व्हाइट की उंगलियों में पेंसिल रख दी। नियत थी बस इतनी, एक लकीर निकल जाए, एक दाग उतर जाए और कायदा अपनी फैसला सुना जाए। पेपर खराब, व्हाइट बाहर, मगर किस्मत का खेल देखो, व्हाइट बेहोश था मगर उसकी उंगलियों में जैसे होश से भी गहरी कोई हिफाजत बाकी थी। पेंसिल कागज को छूकर गुजरी, हाथ लर्जा मगर सफा साफ, ना दाग ना लकीर ना जुर्म। जैसे बेहोशी में भी व्हाइट ने पेपर को अपने आखिरी पन्हा बना रखा हो। फिर पलके लर्जी, बेहोशी का पर्दा उठा और व्हाइट की नजर सीधा डिजिटल घड़ी पर जा टिकी। सिर्फ आधा घंटा, बस आधा, और वक्त की आधी रोशनी भी जैसे किसी अंधेरी रात की आखिरी दिया थी। व्हाइट कुछ कहना चाहता था मगर मुंह बंद था, लफ्ज अंदर सांस बाहर और बेचैनी पूरे जिस्म में। ब्राउन कपड़ा हटाना चाहता था लेकिन ब्लैक ने उसे रोक दिया। तब डाक आती है और खामोशी से बंधन खोल देती है। व्हाइट की आवाज निकलती है, मेडिसिन, एक लफ्ज, मगर उस एक लफ्ज में जैसे पूरी जिंदगी की फरियाद थी। लेफ्ट पॉकेट, ब्लैक जेब तलाशता है, एक फिर दूसरी, मगर दोनों खाली। व्हाइट की आंखों में अचानक वो ख्वाब उतरता है जो मौत को पहचान चुका हो। हर घंटे एक दवा, और अब दवा है ही नहीं। तब ब्लैक के जहन में एक एक करके सब टुकड़े जुड़ने लगते हैं, वायरस, बायोग, एंटीडोट और व्हाइट की बेचैन सांस। शायद व्हाइट भी उसी वायरस की गिरफ्त में था। थोड़ी देर और व्हाइट की सांसें और भारी हो गई, पलके बोझल, जिस्म बेजान, और फिर वो दोबारा बेहोशी में डूब गया। दवा ना मिली तो शायद चंद घंटों में उसकी कहानी भी खत्म हो जाए। मगर सवाल ये नहीं था कि व्हाइट जिंदा रहेगा या नहीं। सवाल ये था, क्या किसी को उसकी जिंदगी की इतनी फिक्र थी जितनी उसके जवाब की? क्योंकि कुछ देर पहले व्हाइट ने कहा था, मुझे सवाल पता है, और अब उसकी सांस भी एक इम्तिहान थी और उसका राज शायद इस पूरे इम्तिहान का एक लौता जवाब। डाक ने कहा, मुमकिन है व्हाइट एजेंट हो, दरार डालने आया हो, दिलों में शक उगाने आया हो, 8 अजनबी चेहरों के बीच एक दूसरे को बेगाना बनाने आया हो। मगर ब्राउन के जहन में एक और शक पलने लगा, व्हाइट से ज्यादा होशियार तो डाक है। फिर क्यों ना मान ले कि व्हाइट पर इल्जाम भी उसी का एक चाल है। सच को उलझा दो, झूठ को सच बना दो और शक का रुख अपनी तरफ आने ही ना दो। रिवर्स साइकोलॉजी, बस इतना सोचना था। और ब्राउन ने डाक को कुर्सी से बांध दिया। किसी को यह पसंद नहीं था जो होने जा रहा था, मगर सबकी खामोशी में एक ही सवाल था, आखिर सच है क्या? ब्राउन ने कागज उठाया। कागज का किनारा तेज था मगर उससे ज्यादा तेज उसका शक था। वो डाक को डराना चाहता था, उसके खौफ से कोई सच निकलना चाहता था। फिर उसकी नजर डाक के जख्मों पर पड़ी, पुराने निशान, जैसे जिस्म ने पहले ही ऐसी कोई कहानी लिख रखी हो जिसे जुबान कभी कह नहीं पाई। ब्राउन के दिल में एक पल को सवाल उठा, क्या घर भी इसके लिए कोई इम्तिहान गाह था? मगर शक को जब यकीन का सहारा मिल जाए तो इंसान दर्द भी देखकर अंधा हो जाता है। वो रुकता नहीं। डाक जख्मी होती है, ब्लैक उसे रोकने आता है और एक मुक्का ब्लैक जमीन पर। तब खुलता है ब्राउन का दूसरा चेहरा। वो सोल्जर था, वो गैम्बलर था, जंग उसकी आदत थी और रिस्क उसकी फितरत। अब डाक की आंखों में सिर्फ खौफ था, और जब खौफ अपनी आखिरी हद छू ले तो सच अक्सर खुद जुबान बन जाती है। डाक टूट कर कहती है, हाँ मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ। एक पल को सबको लगा राज मिल गया, मगर वो फिर कहती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, ना एग्जाम का, ना सवाल का, ना इस खेल का। मैं तो सिर्फ जॉब के लिए आई थी। ब्राउन चुप हो जाता है क्योंकि झूठ में अक्सर लफ्ज होते हैं, मगर डाक की आंखों में सिर्फ खौफ था, और खौफ वो चीज है जिसे हर बार झूठ बनाना आसान नहीं होता। ब्लॉन्ड धीरे से डाक के पास आती है, जख्मों पर मरहम रखती है, और कुछ पल के लिए उस काले कमरे में इंसानियत की एक नर्म सी रोशनी फिर से जल उठती है। शक जिंदा था, सवाल जिंदा था, वक्त जिंदा था, और उन 7 लोगों में सबसे ज्यादा जिंदा था डर। अचानक व्हाइट का पूरा बदन कांपने लगा, जैसे किसी ने बेसुरे गीत में अचानक मौत का सुर घोल दिया हो, जैसे सांसों की ताल बिगड़ने लगी हो, जैसे जिस्म कह रहा हो, दवा, मुझे दवा चाहिए। ब्लॉन्ड ने सबकी तरफ देखा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक थकी हुई सी फरियाद थी, जिसके पास भी उसकी मेडिसिन है, प्लीज उसे वापस कर दो। मगर कमरा चुप था, कोई लफ्ज नहीं, कोई इकरार नहीं, सिर्फ व्हाइट की कांपती हुई सांसें जो उस खामोशी में एक बेचैन नगमे की तरफ बज रही थी। सबने एक दूसरे को तलाशा, जेबें खंगाली गई, कपड़े देखे गए, हर कोने को छाना गया, मगर दवा जैसे जिंदगी भी कहीं छुपा दी गई हो। तब डाक की नजर ब्राउन पर पड़ी। वो काफी देर से च्युइंगम चबा रहा था। डाक उसकी टेबल के पास गई और फिर उसकी नजर टेबल के नीचे एक छोटी सी चीज पर ठहर गई, च्युइंगम से चिपकी हुई व्हाइट की मेडिसिन। एक पल के लिए डाक के चेहरे पर रोशनी आई, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं किसी ने दिया
दिया जला दिया हो। वो गोली उठाती है, व्हाइट की तरफ बढ़ती है, मगर ब्राउन का हाथ बीच में आ जाता है। एक झटका, गोली हवा में उछलती है, फिर टिक सिंक के नीचे। ब्राउन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डार्क ने व्हाइट को देखा, फिर उस अंधेरे को, और धीरे से समझ गई यह आदमी गोली नहीं छुपा रहा था, यह किसी की सांस की ताल को रोक रहा था। डार्क ने कहा, हमें इसे बाहर ले जाना होगा, इसे ट्रीटमेंट चाहिए। मगर कोई नहीं हिला। सबके पैर जैसे कवायद के जंजीरों में थे। किसी को डिस्क्वालीफाई होने का डर, किसी को गार्ड का, और किसी को शायद अपनी जान का। तो डार्क अकेले ही व्हाइट को संभालती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। एक कदम, दो कदम, और तब सुर्ख एक बूंद। व्हाइट की नाक से खून टपक रही थी। डार्क का चेहरा बदल जाता है। वो सीधा सीसीटीवी की तरफ देखती है। तुम लोगों को दिख नहीं रहा? वो मर रहा है। मगर यहाँ इंसान की चीख भी कायदे के खामोशी से हार जाती है। अगले ही पल गार्ड आता है, डार्क को पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर कर देता है। दरवाजा बंद, एक तरफ डार्क, दूसरी तरफ व्हाइट, और बीच में वो छोटी सी गोली, जैसे किसी अधूरे गीत का आखिरी सुर। लेकिन कहानी का सुर अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। ब्लॉन्ड चुपचाप सिंह के पास जाती है और अपनी हेयर पिन निकालती है और उस अंधेरे में धीरे धीरे गोली तलाशने लगती है। ना शोर, ना जल्दी, सिर्फ उंगलियों की हल्की सी सनक और दिल की तेज होती हुई ताल। फिर मिल गई एक छोटी सी गोली, मगर उस वक्त वो गोली किसी दवा से ज्यादा थी। एक उम्मीद थी, एक सांस थी, एक मना की हुई मोहब्बत थी जो कायदों के सामने चुपके जिंदा रहना चाहती थी। ब्लॉन्ड ने किसी को बताया नहीं, बस व्हाइट के पास गई धीरे से, और वो दवा उसके मुंह में रख दी। और उस बेरहम कमरे में जहां हर कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, एक छोटी सी गोली ने बिना कुछ कहे सबसे खूबसूरत जवाब दे दिया। हर इम्तिहान में जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी को जिंदा रख लेना ही पूरी गजल का सबसे हसीन शेर होता है। दवा मिलते ही व्हाइट की आंखों में फिर से रोशनी लौट आती है, जैसे बुझते हुए साज पर किसी ने अचानक उंगली रख दी हो और टूटी हुई धुन ने फिर से सांस ले ली हो। लेकिन ब्राउन को ना उसकी तबीयत से मतलब था और ना उसकी दवा से। उसकी जहन में तो बस एक ही सवाल था, तुमने कहा था तुम्हें क्वेश्चन पता है, तो क्वेश्चन है क्या? फिर हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, क्वेश्चन। एक छोटा सा वक्फा, जैसे गाने की मुग्धाने से पहले साज खामोश हो गया हो। फिर व्हाइट ने धीरे से कहा, यहाँ कोई क्वेश्चन है ही नहीं। कमरे में सन्नाटा उतर गया। ये एग्जाम ही क्वेश्चन है और हम सब उसके आंसर्स। और बस इतना कहना था कि अब तक जो कुछ हुआ वो सब अपनी अपनी जगह बैठने लगा। पेपर खाली क्यों था? रूल्स इतने अजीब क्यों थे? और हर कैंडिडेट को इतनी आसानी से अपनी असली फितरत दिखाने का मौका क्यों दिया गया था? क्योंकि सवाल कागज पर लिखा था ही नहीं, सवाल उनके अंदर बज रहा था। व्हाइट की नजर गार्ड की तरफ पड़ती है और उसकी नजर के पीछे सबकी नजर चल पड़ती है। बंदूक। व्हाइट उसे लेने बढ़ता है, मगर ब्लैक उससे पहले बंदूक उठा लेता है। डिजिटल क्लॉक 10 मिनट, बस 10 मिनट। और अब वक्त सीधा नहीं चल रहा था, भाग रहा था। जैसे किसी गाने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाए और साज बजाने वाले के पास हर अगले बीट के साथ गलती की गुंजाइश कम होती चली जाए। व्हाइट और ब्लैक आमने सामने, दोनों के बीच झड़प हो गई। बंदूक दूर जा गिरी। व्हाइट ने पेंसिल उठाई और ब्लैक को जख्मी कर दिया। ब्राउन बीच में आया, मगर अब व्हाइट की चाल किसी रुकने वाले गीत की नहीं थी। वो बंदूक तक पहुंच गया, उठाई, बिना कुछ सोचे ट्रिगर दबाया, क्लिक। बंदूक भरी हुई थी, फिर भी खामोश, जैसे मौत खुद उसकी उंगलियों का सुर पहचानने से इनकार कर रही हो। फिर व्हाइट की नजर बंदूक पर टिकती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब राज खुल चुका था। बंदूक को गोली चलाने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, सही हाथ चाहिए था। व्हाइट गार्ड की तरफ बढ़ता है और फिर उसके हाथों में बंदूक रखकर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब पूरे कमरे में उसकी आवाज नहीं, बंदूक का सन्नाटा हुक्म दे रहा था। वो सबको एक एक करके बाहर भेजने लगता है। ब्राउन, फिर ब्लैक। वक्त 5 मिनट। और तब ब्लॉन्ड आगे बढ़ती है, ब्लैक के पास रुकती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तैयार रहना। फिर दरवाजे के सामने खड़ी होकर एक छोटा सा लफ्ज, लाइट्स आउट। अंधेरा। एक पल के लिए पूरा कमरा जैसे खामोशी के तार पर किसी ने अचानक लोहे की उंगलियां फेर दी हो। व्हाइट के लाइट्स ऑन कहते ही रोशनी लौट आती है। ब्लैक जख्मी पड़ा था और ब्लॉन्ड उसके एक पैर अभी भी कमरे की दहलीज के अंदर था। व्हाइट उसकी तरफ बढ़ा, बंदूक हाथ में, और तभी वक्त खत्म, जैसे किसी कंडक्टर ने पूरे ऑर्केस्ट्रा के बीच अपनी छड़ी हवा में रोक दी हो। वो शीशे की तरफ देखता है और पूरे यकीन से कहता है, मैंने कर दिया, मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन जवाब में गार्ड उसके सामने आ जाता है, घड़ी दिखाता है, वक्त अभी बाकी था। व्हाइट के चेहरे से सांस ऐसे उतरती है जैसे किसी गजल की आखिरी शेर गलत महफिल में पढ़ दिया गया हो। और फिर उसे तुम याद आते हो, वही तुम जो कुछ देर पहले टाइमर के पास गए थे। तुमने वक्त को थोड़ा सा पीछे कर दिया था, बस कुछ पल, मगर कभी कभी पूरे बाजी के लिए एक पल ही काफी होता
होता है। व्हाइट का पूरा प्लान अपने आखिरी सुर से पहले ही बेसुर हो चुका था। तब शीशे के उस पार एक सफेद सी रोशनी जलती है और उस रोशनी में इन्विजिलेटर पूरे वक्त चुप, ना उसने कोई सांस छेड़ा, ना किसी को रोका, बस पूरे महफिल को अपनी आंखों से सुनता रहा। व्हाइट अब समझ चुका था उसका इम्तिहान खत्म था। वो बंदूक अपने सर पर रखता है, ट्रिगर दबाता है, फिर भी खामोश। उधर ब्लॉन्ड की नजर तुम्हारे चश्मे पर पड़ती है और तुम्हारी वो बात सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। वो चश्मा उठाती है, फिर तुम्हारी टेबल पर पड़े टूटे हुए शीशे के टुकड़े, चश्मा, शीशा और सफेद कागज, 3 टुकड़े एक ही राज। वो एंगल बदलती है, रोशनी बदलती है और अचानक कागज की सफेदी में सिहाई का एक सुर उभर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, बस एक, सिर्फ एक। ब्लॉन्ड की आंखों में जैसे अचानक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज उठता है। थोड़ी देर बाद तुम कमरे में लौटते हो। ब्लॉन्ड तुम्हें देखती है, तुम्हारा चश्मा तुम्हें लौटा देती है और अब उसकी नजर में तुम कोई कैंडिडेट नहीं थे, तुम ही सीईओ थे और बहुत आहिस्ता से कहती है नो। और तब उसे समझ आता है जब इन्विजिलेटर ने कहा था कोई सवाल, तो वो कोई आम जुमला नहीं था, वही पूरा इम्तिहान था। एक सवाल, 8 जवाब और हर जवाब में एक इंसान। ब्लॉन्ड पास हो चुकी थी मगर उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। वो ऑफर की तरफ देखती है, फिर उन लोगों की तरफ जो इस इम्तिहान में टूट गए थे और कहती है जिस जीत के रास्ते में किसी की जान चली जाए, मैं उस जीत को अपनी जिंदगी का गीत नहीं बना सकती। लेकिन इन्विजिलेटर कहता है ब्लैक मरा नहीं है। ब्लॉन्ड पलट कर देखती है, जिस गोली को वो मौत समझ रही थी उसमें मौत थी ही नहीं, उसमें एंटीडोट था, एक गोली जो बंदूक की आवाज में छुपी हुई एक दवा थी। ब्लैक की आंखें खुलती है और वायरस जो उसके जिस्म में इतने वक्त से एक खाली धुन की तरह बज रहा था, धीरे धीरे चुप होने लगता है। ब्लॉन्ड ये सब देखती है और पहली बार बायोग की बातों में उसे सिर्फ लफ्ज नहीं, एक पूरा होता हुआ वादा सुनाई देती है। शायद ये लोग वाकई वायरस के खिलाफ लड़ रहे थे और आखिरकार ब्लॉन्ड तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे भी तुम्हें उसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि जो आदमी दुनिया से इतना दूर रहे, जो रोशनी में आने की बजाय उन्हें दूर से देखे, उसके लिए ये मोहतरमा बहुत काम आ सकती है। कहीं तुम असली दुनिया में भी ऐसे ही तो नहीं हो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।